हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, जिसमें हमने कॉपी चेक हुआ है। किसी में बच्चे को 100 नंबर मिला है, 100 में 100, किसी को 98 मिला है, किसी को 85% भी मार्क्स मिले, और किसी को 100 में 100 मिला है, और किसी बच्चे को यहाँ पे 70 मिला है। ठीक है, अभी एक कॉपी हमारे सामने चेक करने को बाकी है, जो कि इन सभी से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कॉपी लिखी गई है। अगर इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख कर आओगे तो आप ना, आपका जो कॉपी है वो किसी भी एग्जामिनर के पास जाएगा, वो चाहे जितना खड़ूस एग्जामिनर हो, चाहे वो जिस भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, अगर उसके सामने इस तरह की लिखी हुई कॉपी जाएगी तो उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा। मैं खुद एग्जामिनर हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी 7 सालों से चेक कर रहा हूं। ऐसे में मुझे पता है कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका बोर्ड में एग्जाम में क्या होती है, और आपके जो नंबर होते हैं वो कहां पे करते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कहोगे मैं 100 नंबर का करके आया था, आप कहोगे मैं 70 नंबर का करके आया था, फिर भी आपके उसमें जब जो नंबर रिजल्ट आता है तो उसमें केवल 80 नंबर मिलता है, 70 नंबर मिलता है। तो आपके नंबर जो है 20 नंबर, 25 नंबर, 15 नंबर क्यों कट जाते हैं, कहां पे काट लिए जाते हैं? क्या हैंड राइटिंग पुअर होने पर नंबर कटता है क्या? मैं खुद नहीं, मैं तमाम सारे एग्जामिनर से बात किया और उन्होंने ये एक चीज कहा कि हैंड राइटिंग पे कभी नंबर नहीं कटते। अगर वो हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो फिर नंबर कटता कहाँ है? तो आज की इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे। आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको लिखना कैसे, ट्रिक देखेंगे। ठीक है, और क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका एक भी मार्क्स ना कट पाए। ठीक है, कहां पे नंबर कटते हैं और किस कंडीशन में आपको 100 में 100, 70 में 70 नंबर मिलते हैं। अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आप इस तरह से कॉपी लिख कर आओगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपके भी ना बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये दोबारा नहीं जान पाओगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का एकदम बेहतरीन तरीका क्या था। लाइव मैं चेक करके कॉपी को दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप कहोगे देखो, आप जब भी 100 नंबर का हिंदी कर कराओगे इसमें आपको केवल 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और एक अब फिर इसके बाद आपके यहाँ पे 20 नंबर कट गए। अगर आपका 70 मार्क्स का है तो इसमें आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, और आपको बाद में पछताना पड़ता है, यार मैंने क्या गलती की है कि हमारे 20 नंबर कट गए। मैंने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे बट हमारे नंबर यहाँ पे क्यों कट गए। अगर आज के इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपका आजीवन जिंदगी में 20 नंबर नहीं कटेगा, 15 नंबर नहीं कटेगा, 10 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आज के इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप आजीवन पछताओगे। आजीवन पछताने से अच्छा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। आपके मैं 100% गारंटी देता हूं कि एक भी अब नंबर हिंदी में नहीं कट सकते। जो तरीका ये लिखा गई कॉपी है उस तरीके से अगर आप लिखोगे। और देखो, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप भी 100 में 100 नंबर, 70 में 70 नंबर कैसे ला सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेपर है जिसकी सहायता से इस पूरे कॉपी को हम अभी चेक करके आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसकी सबसे पहली पेज अगर हम पलटते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का लिखा हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपकी जो कॉपी होती है, इस कॉपी में बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त होने के जस्ट बाद आपका यहाँ पे आ जाता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पे आपका आ जाता है खंड ब, जिसमें मिलता है आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने शुरुआत कॉपी की कैसे की, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत 2 से 3 पेज आप खूब अच्छा लिख दोगे तो यही एग्जामिनर काफी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का उसे 14 से 15 रुपया मिलता है। इस बीच कोई भी एग्जामिनर केवल आपके शुरुआती पेज को देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और जो भी चीजें आगे लिखा हुआ है वो अच्छा लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाता है। यही चीजें इस कॉपी में देखो कैसे किया गया। सबसे पहले खंड ब डाला गया क्योंकि ये खंड ब है। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ये 21 के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 डाला गया है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे एक चीज की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अगर यहाँ आप गद्यांश कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो गद्यांश उत्तर, तो और भी अच्छा लगता है। प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, गद्य डाला गया। अब आप में 2 ठो गद्य देता है, एक ये देता है, एक ये देता है। एग्जामिनर को भाई कैसे आप बताओगे कि आपने किस गद्यांश को हल किया है? तो यहाँ पे देखो बच्चे ने क्या किया है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो बच्चा किया है वो इस वाले गद्यांश को किया, पहले को। अगर दूसरा करता तो आज विज्ञान डैश डैश नियंत्रित भी है ये डालता। ठीक, लेकिन यहाँ पे किसका किया गया है, पहले का। तो मुझे ये निश्चित हो गया कि पहले का किया गया। अब यहाँ पे पहले में ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का। अब बच्चे देखो कैसे लिखा है। सबसे पहला तो यहाँ पे एक चीज मिस हुई है। ठीक है,
यहाँ पे आप ये संदर्भ जो है ये कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला नंबर जरूर डालना है। ये चीजें मिस कर देते हो आप तो इसी में आपके नंबर कट हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर भी नहीं डाला गया है, ठीक है। इस चीज को गलती मत करना, यहाँ पे पहला है तो पहला यहाँ पे डाला होना चाहिए, ठीक है। संदर्भ में देखो कैसे लिखा गया, संदर्भ ब्लैक पेन से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में सही है, गद्य खंड में में संकलित मित्रता ब्लैक पेन से इसके शीर्षक को नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखो इनके जो लेखक है, इसमें लेखक लिखा गया, अगर यही पद्यांश होता तो कवि या रचयिता लिखते, ठीक है। इस लेखक को किस पेन से लिखा गया, ब्लैक पेन से लिखा गया, और इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से, ये काफी अच्छा लिखा गया है, और इसको 2 नंबर मिल गया। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि दूसरे नंबर पे आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचा गया, एक लाइन खींची गई, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पे सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है, यानी एक सच्चे दोस्त में एक ऐसा माँ जैसा पहचान होती है, एक वैध जैसा पहचान होता है, वो आपकी हर परिस्थिति में आपके फेस को पढ़ लेता है। तो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो क्या लिखा गया बच्चे ने, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, इस चीज को याद कर लेना, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, ये भी अच्छा है, या उपर्युक्त गद्यांश में लेखक कहता है, ये भी अच्छा है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, पंक्ति भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूरी व्याख्या लिखा गया है, और ये व्याख्या बढ़ाने में आगे देखते हैं कैसे लिखा गया है, व्यक्ति को ऐसे मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह से लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। और तो ये भी काफी अच्छा लिखा गया, और इसका भी 2 नंबर इसको मिल गया, क्योंकि ये कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, यहाँ पे 2 मार्क्स का था, इसका भी 2 मार्क्स मिल गया। अब एक क्वेश्चन तीसरा आता है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। इसका आंसर आपको इसी में से मिलता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। वो मतलब कि जब भी हम हतोत्साहित कर रहे हैं तो वो हमें क्या करें, हतोत्साहित होंगे तभी वो हमें उत्साहित करें, कुमार्ग पे पैर रखे तब वो हमें सचेत करें, यही चीजें। अब यहाँ पे देखो ये तीसरा नंबर पे बात है, तो यहाँ पे बच्चे ने डाला है तीसरा नंबर, ठीक है। गुड तरीका है, हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य, ठीक, इधर लिखा गया है इस तरह से, ठीक है। हमें सत्य की और मर्यादा की भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग से बचाए, तो इसका भी सही लिखा गया है। देखो एक चीज का ध्यान दिया गया, जब भी एक क्वेश्चन इंड होता है तो 1-2 लाइन का गैप किया बच्चा, लेकिन 3 लाइन का आपको गैप करना, ठीक है। इससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया, ये नहीं कि यहां से कोई क्वेश्चन खत्म हुआ और तीसरा यहीं पे डालकर लिख दे, ये गलत तरीका। आपको 3 लाइन, 1-2-3 लाइन का गैप करके ही दूसरा क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इतना लाइन बचा है सादा, बट बच्चे ने यहाँ से शुरुआत नहीं की, क्योंकि जानता है कि अगर मैं पद्यांश करूंगा तो यहाँ पे संदर्भ भी नहीं हट पाएगा, तो आपको एक नया पेज लेना, इतना बचता है तो नया पेज। अगर कोई क्वेश्चन है 1-2 लाइन का तब तो लिख सकते हो 3 लाइन का गैप करके, बट यहाँ पे वो चीजें लिखेंगे भी, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, हिंट्स देंगे, ठीक है, पद्यांश का हिंट्स देंगे, फिर संदर्भ तो अट ही नहीं पाएगा, इसलिए बच्चे ने इसको छोड़ दिया, ये सही किया है, और इसका भी इसको 2 नंबर मिल गया, ठीक है, सही लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चे ने क्या किया है। अब यहाँ पे आता है 22 नंबर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। 22 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें भी पद्यांश 2 ठो देता है, एक यहाँ पे चरण कमल दे रखा है, एक अथवा कर मेवाड़ केसरी दे रखा है, ठीक है। तो ये भी 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। इसको देखो हमने किसको किया है, तो यहाँ पे पहले बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 22 डाला, गुड तरीका है। और एक चीज यहाँ पे मिस हो रहा है, पद्यांश उत्तर लिख लेना चाहिए था, ये काफी अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पेन से इन ब्रैकेट में पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, फिर पद है कि चरण कमल डैश डैश तिहि पाई, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो चरण कमल डैश डैश तिहि पाई, इन्होंने पहले पद्यांश को किया, क्योंकि पद्यांश 2 आता है, तो ऐसे में पता चल गया कि पहले पद्यांश का उत्तर लिखा गया। इसमें पहला आता है कि पहले नंबर पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 मार्क्स में। संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ और इसके कवि का नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, पद यहाँ पे डाला गया, उसमें गद्य डाले थे गद्यांश में, पद्यांश में पद संकेत के रूप में। अब यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है, संदर्भ, तो यहाँ पे डाला गया है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश को देखो ब्लैक पेन से लिखा गया, सही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में कि काव्य खंड में। अब यहाँ पे देखो एक चीज बदला गया है, काव्य खंड इसे लिख सकते हो या पद्य खंड, दोनों ठीक है। काव्य खंड सही लिखा गया है, काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है।
इस पाठ के रचयिता सूरदास जी को ब्लैक पेन से। अब यहाँ पर देखो रचयिता और कवि में क्या अंतर है। ये जो काफी पुराने कवि हैं जैसे कि सूरदास जी हो गए, कबीर दास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, इन लोग को रचयिता लिखा जाता है। और जो जैसे नए टाइप के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत आपकी हो गई, और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हो गए, और यही अगर कोई महिला कवि रहती तो उन्हें कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ के रचयिता कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, ऐसे लिखते। तो ये काफी अच्छा लिखा गया है। तो इस बच्चे को यहाँ पे इसका 2 नंबर मिल गया। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या आया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, तो बच्चे ने डाला है यहाँ पे दूसरा नंबर। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करनी, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक रेखा खींचेगी, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। अब देखो इसको लिखा कैसे। अब मैं उस ईश्वर की कमलों चरणों की वंदना करता हूं, ये डायरेक्ट लिखा गया है। थोड़ी सी आपको ये चीज ध्यान देना कि उपयुक्त पद्यांश में कवि कहता है, ठीक है, उपयुक्त या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि मैं उस कमलवत ईश्वर के उस कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस है, बट नंबर नहीं कटेगा, चीजें अच्छी लिखी गई है। ये तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है, तो इसको 2 नंबर यहाँ से मिल गया। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। कोई भी आपके क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है पूरा, समझ जाओ, ठीक है, काफी फास्ट होते हैं, केवल आदमी एक निगाहों से देखता है। तीसरे नंबर पे है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। इसका आंसर भी आपको इसमें से मिलेगा, जाकी कृपा पंगु गिरे लंघ है, ठीक है, भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। इसको देखते हैं कैसे लिखा गया यहाँ। अब यहाँ पे देखो बच्चे ने तीसरा किया है, तो तीसरा नंबर यहाँ पे डाला है कि ईश्वर की जब कृपा होती है, ठीक है, भगवान की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, इस तरह से लिखा गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लाइन बचता है, ठीक है, बच्चा है, बच्चे ने यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, दूसरे पेज से लिखा है। अब इसके बाद 22 के बाद ये पूरा एंड हो जाता है, आप इसको करो चाहे इसको, हमने बच्चे ने इसको किया है। अब इसके बाद देखते हैं 23 नंबर, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का मिलेगा एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। टोटल यहाँ से 5 नंबर बच्चे को मिलेगा। तो यहाँ पे है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी वाला। अब यहाँ पर भी आपका संस्कृत गद्यांश 2 आता है, एक ये आया हुआ है, एक अथवा करके आया हुआ है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किसको किया। देखो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश डाला गया, सही किया गया। यही चीज हम बता रहे थे कि उधर भी हिंदी गद्यांश में भी होना चाहिए था। प्रश्नोत्तर संख्या 23 यहाँ पे डाला गया है, 23 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे संस्कृत गद्य डाला गया, देखो उधर डाला जा रहा था केवल गद्य और पद्य, यहाँ पे संस्कृत गद्य डाला गया, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे शुरुआत 1 से 2 अक्षर, वाराणसी सुविख्यात यहाँ पे है एंड बहु प्रशंसती यहाँ पे है, बहु प्रशंसती, तो यहाँ पे लिखा गया, तो हमने पता चल गया कि ये वाला गद्यांश बच्चे ने किया। अब संदर्भ लिखने का यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा। देखिए संदर्भ कैसे लिखा गया है, यहाँ पे हेडिंग डाली गई है संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। अब यहाँ पे देखो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश है, ये नहीं कि केवल गद्यांश लिखोगे, सही लिखा गया संस्कृत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड काउंट नामक पाठ से लिया गया है, ये भी सही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज की कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पे ये चीज लिख देना चाहिए कि इस गद्यांश में वाराणसी के घाटों का वर्णन किया गया है, ठीक है, घाटों की प्रशंसा की गई है, तो ये काफी अच्छा लिखता है। जो भी गद्यांश में चीजें रहती है उसको थोड़ा सा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बच्चे को 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नियम का फॉलो किया है, यहाँ पे हम नहीं काट सकते इसका नंबर। अब यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है, ठीक है, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाला गया है, इसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से जैसे जल्दबाजी में छूट गया होगा, अंडरलाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे पूरी व्याख्या किया गया, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, बिल्कुल सही व्याख्या किया गया। इसका भी इसका यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, ये इसको 3 नंबर का है, तो 3 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे इसको मिल जाएगा, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे इसको पूरा पूरा मिल गया, 2, 3 और 5 नंबर मिल गया इसको। अब आता है आपका इसमें 24 नंबर। 24 नंबर में प्यारे बच्चों देखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से, तो इसमें है कि किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिलते हैं। यहाँ पे है बंधन मणम वापी जो वापी पराजय, ठीक है, किसी एक को करना, इसमें भी 2 देता है, इसमें भी आपको संकेत डाला। देखो जैसे कैसे किया गया, संस्कृत पद्यांश काफी अच्छा कोशिश है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 श्लोक, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, श्लोक है तो श्लोक यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उधर संस्कृत खंड डाल देते हैं, यहाँ पे श्लोक है तो श्लोक डालेंगे। बंधन मरणम डैश डैश ही वीरता, ठीक है, लास्ट में ही वीरता है, ही वीरता लिखा गया है। अब यहाँ पे संदर्भ देखो कैसे, प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पे कोई श्लोक है तो श्लोक लिखा गया ब्लैक पेन से।
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित बीरह बीरेड़ पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका सही लिखा है, ठीक है। इसका भी इसको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कम से कम 3 लाइन का गैप करो आप, ठीक है, 2 से 3 लाइन का यहाँ पे लाइन का कम गैप किया गया, जबकि नीचे लाइन बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों इतना हम एडजस्ट करें, हम 1-2 लाइन छोड़कर ही लिखेंगे, ये चीज़ों का ध्यान देना है। हिंदी में अनुवाद लिखा गया है, सही है, ठीक है। इसका हमको हिंदी में अनुवाद का 3 नंबर मिलेगा, इसको टोटल यहाँ से 5 नंबर इसकी मिल गए। अब यहाँ पे इतना लाइन बचा, बच्चे ने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, क्योंकि इतना चीज़ें अटी नहीं पाएंगी। अब इसके बाद 25 नंबर आता है, ठीक है। 25 नंबर है कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे 25 नंबर में आता है। देखो यहाँ पे क्या किया गया, बच्चे ने ज्योति जोहार खंड काव्य किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा है, ज्योति जोहार खंड काव्य, यानी कि दूसरा नंबर किया है। यहाँ पे एक चीज मिस है, दूसरा नंबर आपको डाल देना चाहिए था, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 सब कुछ सही है। यहाँ पे ये इसके जो नायक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये सही किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस बच्चे को नंबर मिल गया और यहाँ पे कुछ हेडिंग डाला गया, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। इस तरह से आपको भी हेडिंग डालना, सब कुछ सही किया है। हेडिंग की जरूर ध्यान देना, इसमें मेन हेडिंग होती है और कोटेशन होती है, बीच बीच में कोटेशन, ठीक है, डालना है आपको, सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेज पे, इधर भी सब कुछ सही किया गया है, ठीक है। इस बार भी जो किया गया वो सब कुछ अच्छा किया गया है और इस बच्चे को यहाँ पर इसका भी 3 नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि बहुत अच्छा हेडिंग बना बनाकर लिखी गई है पूरी की पूरी इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपको भी लिखना जैसे ये चीजें लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर आपका आता है, 26 का क, ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड इनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है, यानी यहाँ से टोटल आपके 5 नंबर मिलेंगे। देखा जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। देखिए बच्चे ने किसका हल किया है, यहाँ पे बच्चे के द्वारा हल किया गया है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेखक परिचय किया गया तो ऊपर लेखक परिचय डाला गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाला गया है, हमें पता चल गया कि 26 का क है। जिसका भी लिख रहे जो भी आपके पेपर में दिया उसका टाइटल यहाँ पे लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी है, काफी अच्छा है। और इसके साथ ही साथ एक चीज का इसमें और भी ध्यान दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ध्यान दिया गया है। इसमें देखो जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय लिखा गया, जिसमें नाम है, जन्म स्थान है, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता जी का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयाबी लहर, झरना तितली, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। इसी चीज को एग्जामिनर देखने के बाद आपको पूरा का पूरा 5 नंबर यही दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर यहाँ पे जीवन परिचय लिख दिया गया है। देखो जैसे सन 1889 में जन्म को ब्लैक पेन से, और यहाँ पे इनकी जो माता जी का नाम को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से। एक चीज आप देना, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में बच्चे ने लिखा है, आप इस तरह से लिख सकते हो कि छायावाद के प्रमुख, ठीक है, कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। इस तरह से लिखोगे तो और भी अच्छा, जैसे मीराबाई का महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो लिखो कि जो महादेवी वर्मा वो भी छायावाद की कवित्री हैं, लेकिन उनको लिखो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। ऐसे लिख दोगे तो ये 4 चांद आपके कॉपी में लगा देगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जन्म को ब्लैक पेन से, माता पिता के नाम को ब्लैक पेन से, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से। आगे देखते कैसे लिखा गया है कि यहां तक आप लिखोगे, यहां तक, ठीक है, तो आपको केवल इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से और इनकी कुछ जो पढ़ाई लिखा है उनको ब्लैक पेन से, यहां तक लिखोगे तो ये केवल 3 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं लिखोगे, जैसे कि नाटक में हो गया चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कहानी में छाया, आकाशदीप, 1 2 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। एक आध जो भी आपको रचना याद हो उनका लिख दो, यहाँ पे हम 5 नंबर इनको दे दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका लिखा गया यहाँ पे, इस तरह से डाल डालकर पहला दूसरा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ऐसे लिखोगे तो आपके 1 भी नंबर नहीं कटेंगे। और यही सब पॉइंट होते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय होता है, यहीं पे पॉइंट होता है, 4 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे इनको पूरा का पूरा नंबर मिला, इस चीज का ध्यान देना। और काफी अच्छी कॉपी भी लिखी गई है, यहाँ पे कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर 1 भी नंबर नहीं काट सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट आपका ख नंबर पे आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। ये भी 5 नंबर का, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का, टोटल 5 नंबर मिलता है। यहाँ पे सूरदास है, बिहारी लाल है, रामनरेश त्रिपाठी जी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चे ने किसको किया, कवि परिचय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले कवि परिचय डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, और यहाँ पे जो भी आपके पेपर में टाइटल दिया उस टाइटल को यहाँ पे लिख देना। जैसे सूरदास दिया है तो सूरदास का बच्चे ने किया है। अब यहाँ पर भी संक्षिप्त परिचय आपको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। जैसे इनका
नाम सूरदास, जन्म इनका 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिताजी का नाम रामदास सारस्वत, माता जी का नाम जमुना दास, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। अब देखो आपको किस पेन का यूज करना, बोर्ड एग्जाम में केवल बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हो, जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हो आप। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखनी है, और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो उसी एंगल पे आपको लिखना है, ठीक है। कोई बच्चा तिरछा लिखता है तो पूरी कॉपी तिरछा लिखी होनी चाहिए, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, और आप सीधा लिखते हो तो आप पूरी कॉपी सीधा लिखी होनी चाहिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको जब भी लिखते हो तो एक चीज का ध्यान देना कि कभी भी जैसे यहाँ पे मैं अरिहंत लिखता हूँ, ठीक है, तो कई बच्चे देखो क्या करते हैं, अरिहंत यहाँ पे लिखा, केवल यहाँ पे अंतिम माथा भरते, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड, और यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान देना है, अंतिम माथा नहीं, पूरा पूरा माथा आपको इस तरह से इसका भरना है, ये चीज का ध्यान देना, ठीक है। और जितना भी लिखो साफ सुथरा लिखो, कट क्रॉस बिल्कुल भी फर्स्ट 2 से 3 पेज पर बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना, 2-3 पेज पर ध्यान दो, उसके बाद तो स्पीड रहती है, अच्छे से लिखो, लेकिन 2-3 पेज पर साफ सुथरा का ध्यान देना है। इसके बाद देखो इस तरह से लिखा गया है, जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डाली गई, ये बिल्कुल नया तरीका है। जन्म को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस तरह से लिखा गया है पूरा का पूरा इनका जीवन परिचय, ठीक है। इनके गुरु का नाम ब्लैक पेन से, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से, कहाँ पे मृत्यु है इनके स्थान को भी ब्लैक पेन से। यहां तक लिखोगे तो आपको केवल 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, केवल 3 नंबर मिलेगा। एंड इसके बाद 2 नंबर के लिए आपको इस तरह से सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं लिखना पड़ेगा, जैसे इनकी रचनाएं में सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि, तब जाकर इस बच्चे को यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा। इतना लिखोगे तो केवल 3 नंबर। इसके बाद लिखोगे इनकी प्रमुख रचनाएं 1, 2, 3 जो भी याद हो आपको 1, 2 ठो, उसको लिख दोगे इस तरह शेडिंग बनाकर, तो आपके पूरे 5, यही देखो ये मेन पॉइंट होते हैं आपके नंबर कटने के। अब यहाँ की बात पे नेक्स्ट देख तो 27 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना है, अगर एक आ जाएगा तो आपको लिखना आएगा। कैसे लिखना, तरीका क्या, देखते हैं कैसे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला गया है, ठीक है। देखो टीचर ना जब आप प्रश्नों को सीरियल से करोगे तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपके नंबरों की बरसात करते हैं, क्योंकि उसमें उनका समय बचता है, ठीक है। अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूरा लिख दिए और उसका आपको कुछ चीजें बाद में याद आता है, तो आप किसी दूसरे पेज पर लिख दोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का शेष, तो उस कंडीशन में आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। वो नंबर नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली पेज पर एग्जामिनर चढ़ा देता है, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 27, श्लोक राइटिंग, ठीक है, श्लोक लिखा है 2 नंबर का है, सर्वे भवंतु वाला किया बच्चा, सही किया है, और इसका 2 नंबर इसको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। ऐसे ही आपको भी लिखना, ये नहीं कि कोई भी श्लोक यहाँ से शुरू कर दे, बीच से शुरू करो, बीच में ही खत्म कर दो, जैसे यहाँ पे लिखा गया, बहुत अच्छा तरीका है। एंड इसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें आया हुआ है। इसके बाद है 28 नंबर पे प्रार्थना पत्र, अपने बड़े भाई की विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जब भी पत्र लेखन बच्चे ने डाला ऊपर डाला है, ठीक है, ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखो लिखना क्या है, अपने मित्र को यहाँ पे है अपने बड़े भाई की विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पत्र लेखन डाला गया ऊपर। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी जीवन परिचय को लिखोगे तो नए पेज से, निबंध को लिखोगे तो नए पेज से लिखोगे, प्रार्थना पत्र लिखोगे तो नए पेज से लिखोगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे भी नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर भी समाप्त होती है तो इसके नीचे से कभी भी प्रार्थना पत्र लिखना स्टार्ट नहीं करना। इसके लिए हर समय एक नया पेज लेना है और एक ही पेज में आपको इसको पूरा हटा भी देना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है, ये नहीं कि आधा इधर लिख दिया आधा उधर लिख दिया, एकदम बेकार हो जाएगा आपका देखने में, ठीक है। तो इस चीज का पत्र लेखन लिख रहे तो ऊपर पत्र लेखन लिख दो, प्रश्नोत्तर संख्या 28। यहाँ पे देखो पता लिखा गया है कि मतलब कहाँ पे आना है आपको, जहाँ पे उसका मित्र का पता है, एड्रेस है। यहाँ पे प्रिय मित्र अरिहंत नमस्कार तुम्हें, अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से बिल्कुल नहीं लिखा गया, थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखा गया, इस चीज का ध्यान देना है। नमस्कार तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे बड़े भाई विनय कुमार का शुभ विवाह लखनऊ से निवासी श्री राम जी की पुत्री से दिनांक इतने अप्रैल को होना सुनिश्चित हुआ है। वह यात्रा 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। अब इतना चीजें पूरी बात लिखने के बाद एक चीज बहुत ध्यान दिया गया यहाँ पे
कि जब भी अतः लिखेंगे तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, अतः जब भी लिखेंगे इतना दूरी जगह छोड़कर ही यहाँ से अतः लिखेंगे। अतः तुम अपनी उपस्थिति से विवाह की शोभा बढ़ाओगे, ठीक है। यहाँ पे धन्यवाद लिखना चाहिए था, और यहाँ पे तुम्हारा मित्र, ठीक है, नाम नहीं लिखना है, क ग लिखना है। बहुत सही किया गया। और ये जो है 4 मार्क्स का है, तो इसको 4 नंबर पूरा मिल गया। बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया, सब कुछ का ध्यान देते हुए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आपका आता है 29 नंबर पे कि निम्नलिखित प्रश्नों से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 1+1 होता है, यानी 1 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 1 नंबर, 2 का दोगे तो 2, यानी कि 3 का दीजिए तो 3 नंबर मिलेगा, नहीं 2 ही करना ही है, ठीक है। देखते कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे बच्चे ने एक बहुत समझदारी वाला काम किया, यहाँ पे तीसरा नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें पता चल गया कि तीसरा क्वेश्चन किया है। तीसरा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर का आसित। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रशेखर का प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, बहुत सही लिखा गया, 1 नंबर इसका मिल गया, ठीक है, 1 नंबर इसका मिल गया। एंड यहाँ पे फिर पहला डाला गया है यार पहले ही कर लेते पहला, ये भी सही है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता है उसी को पहले करो, लेकिन नंबर डालने से हमें पता चल गया कि ये चीजें पहला है। तब पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति। यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तती, ये भी सही है, इसका भी 1 नंबर इसको मिल गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ये 7 मार्क्स का आ रहा है। प्रदूषण की समस्या समाधान, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, छात्र जीवन में अनुशासन का मत, देश प्रेम, ठीक है। देखते कि बच्चे ने किसका लिखा है। देखो यहाँ पे कौन सा किया है, निबंध लेखन सबसे पहले डाला कि जो बेस्ट तरीका है निबंध लेखन, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 में क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, काफी बेस्ट लिखा गया है। रूपरेखा डाल दिया गया, इससे हमको ये पता चलता है कि इतने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया गया, जिसमें अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है, विद्यालय में अनुशासनहीनता की निराकरण की प्रयास उपसहार, ये काफी अच्छा है। और यहाँ पे अनुशासन से क्या तात्पर्य है, अब यहाँ पे अनुशासन का तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है, अच्छा लिखा गया है, और ये भी सही है। अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे लिखा गया, आप इस पूरे को देख लो, ठीक है, कैसे लिखा गया, कितना बेहतरीन तरीका लिखने का, बहुत अच्छा लगा, हेडिंग वगैरह डालकर लिखा। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर देखो डाला गया अनुशासन का महत्व क्या है, यह चीजें पूरी लिखी गई है, ठीक है, देख सकते हो, बहुत अच्छा लिखा गया है। आनंद का मधुर जल स्रोत हुआ है, ये भी अच्छा है। विद्यालय में अनुशासनहीनता, अब एक चीज देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर बीच बीच में थोड़ा सा आप कोटेशन डाल दोगे ना ब्लैक पेन से यहाँ पे इतना में, तो काफी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन फिर भी अच्छा लिखा गया, ठीक है, ये भी अच्छा लिखा गया। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण क्या है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे लिखा गया, ठीक है, ये सब चीजें पूरी देख सकते हो आप, इस तरह से लिखी गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में कि अनुशासनहीनता के निराकरण की क्या उपाय हो सकते हैं, बहुत गजब लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी पर बनाकर लिखा गया सब कुछ अच्छी तरीके से, उपसहार है, साफ सुथरा का ध्यान दिया गया, इस तरह से लिखा गया। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 7 मार्क्स मिलता है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आओगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इस सब चीज़ों का ध्यान देना आपको, जो मैंने आपको बताया है।